गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हमने जो एक ग्रामर धारा शुरू की थी जिसमें अपने संपूर्ण जो ग्रामर के टॉपिक्स करवाए जाएंगे विदाउट एनी कॉस्ट, तो इसमें आप सभी का जो लास्ट क्लास में बहुत बड़ा प्यार मिला, मुझे बहुत रिस्पॉन्स रहा, मैं इसके लिए शुक्रगुजार रहूँगा और हमेशा आगे भी उम्मीद करता हूं कि आपका इसी तरह से सहयोग मिलता रहेगा। और अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डालिएगा अगर आप कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या टीचिंग मेथड में बदलाव करना चाहते हैं, तो अपना कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा ताकि अपने इस टीचिंग शैली को और अधिक निखार सकें। चलो करते हैं स्टार्ट। अपना जो टॉपिक था प्रोनाउन से, तो ये जो प्रोनाउन का जो टॉपिक है, ये आपको एक चीज़ दूसरा है कि ये कुछ स्टूडेंट्स हैं वो बार बार पूछ रहे हैं कि सर आपके वीडियो कहाँ देखने को मिलेंगे। तो जैसे ही आप इस वीडियो के लिए प्लेलिस्ट में जाओगे और वहाँ पर द इंग्लिश गुरु दयाल सर और ग्रामर का सर्च करोगे तो वहाँ आपको कंप्लीट जो है अपनी प्लेलिस्ट है ग्रामर की मिलेगी और प्रत्येक क्लासेस है वो वहाँ मिल जाएगी। चलो करते हैं स्टार्ट यहाँ से प्रोनाउन से। और प्रोनाउन में अपने बिगनिंग की थी, शुरुआत की थी कि प्रोनाउन क्या होता है। तो वो आपको बताया था मैंने कि प्रोनाउन है वो अपना नाउन के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर जो चीज़ें यूज़ होती हैं वह प्रोनाउन कहलाती हैं। क्यों यूज़ होता है? रिपीटिशन को रोकने के लिए, टू अवॉइड दैट पर्टिकुलर रिपीटिशन जो बार बार पुनरावृत्ति हो रही है नाउन की, ताकि हमारा जो सेंटेंस बोरिंग नज़र आ रहा था वह बोरिंग न हो। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें प्रोनाउन का यूज़ करना होता है। अब बात करते हैं अपने प्रोनाउंस के जो काइंड्स थे वो कर रहे थे, और इनमें से अपने 2 काइंड्स कर चुके थे प्रोनाउंस के हम। तो काइंड्स की बात करें तो कितनी काइंड्स किए थे? अपने 2 कर लिए थे। तो पहला काइंड था अपना पर्सनल प्रोनाउन, जो कि ज़्यादातर व्यक्तियों के लिए यूज़ होता है। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब है किसी व्यक्ति को इंडिकेट करेगा। व्यक्ति का मतलब ये नहीं कि किसी पर्सन को इंडिकेट करे। व्यक्तियों का मतलब कोई वस्तु है उसके लिए भी यूज़ हो सकता है, किसी एनिमल के लिए भी यूज़ हो सकता है, कोई जानवर के लिए, किसी स्थान के लिए भी यूज़ हो सकता है, ठीक है, किसी समय के लिए भी यूज़ हो सकता है। ये सारे क्या होते हैं? प्रोनाउंस होते हैं। अब इसकी बात करें अपने, तो ज़्यादातर जो है व्यक्ति के लिए यूज़ कर रहे हैं अपने। तो व्यक्ति के लिए पर्सनल प्रोनाउन, जैसे किसी जानवर के लिए यूज़ करना चाहे तो इट का यूज़ होता है, किसी वस्तु के लिए यूज़ करना चाहें तो इट का यूज़ होता है, अगर वह प्लूरल है तो दे का यूज़ होता है। तो करते हैं स्टार्ट। तो पर्सनल प्रोनाउन किए थे अपने, और ये थे 3 प्रकार के बताए थे मैंने। एक फर्स्ट पर्सन था जो कि आई और वी था, एक अपना था फर्स्ट पर्सन, और जिसे हमें फर्स्ट पर्सन को मैंने कल बताया था आपको लास्ट क्लास में कि वो होता है सर आई और वी। ये फर्स्ट पर्सन होता है। आई हमारा सिंगुलर रहता है और वी हमारा प्लूरल रहता है, लेकिन आई सिंगुलर होने के बावजूद भी ये प्लूरल वर्ब लेता है। इसकी भी चर्चा अपने करेंगे कि कब कब ये प्लूरल है, कब सिंगुलर है, और कब इसके साथ में क्या वर्ब यूज़ की जाती है। उसके बाद बढ़ते हैं सर अपने नेक्स्ट। हमने किया था सेकंड पर्सन। तो जो अपना जो सेकंड पर्सन था वो था यू, मतलब लिसनर। फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर, बोलने वाला। सेकंड पर्सन होता है लिसनर, जो हमारी बात को सुन रहा है। और थर्ड पर्सन की बात करें तो थर्ड पर्सन था अपने टू हुम टॉक्ड अबाउट, मतलब जिसके बारे में बात की जा रही थी, ही, शी, इट और दे। तो ही और शी, उसके बाद रहता है इट, और उसके बाद रहता है अपना दे। तो ये सारे के सारे जो प्रोनाउंस थे वो अपने थे थर्ड पर्सन। तो अपने बात करें थर्ड पर्सन की, तो थर्ड पर्सन था ही, शी, इट और दे। ये हमारे जो है थर्ड पर्सन रहने वाले हैं। अब उसके बाद में हमने जाना था इनके ऑब्जेक्टिव केस भी जाने थे। तो आई और वी का ऑब्जेक्ट था हमारा मी और अस, और यू का ऑब्जेक्ट अपना यू ही होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, शी का ऑब्जेक्ट हर होता है, इट का ऑब्जेक्ट इट होता है, और दे का ऑब्जेक्ट देम होता है। तो इतना आपने कल पढ़ लिया था हमने। उसके बाद में देखा था सेकंड वाला कि सेकंड प्रोनाउन जाना था कि सेकंड प्रोनाउन क्या होता है। तो सेकंड प्रोनाउन होता है सर अपना पॉजेसिव प्रोनाउन। तो ये था अपना पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या है कि पॉजेसिव प्रोनाउन हमें बताता था अधिकार, ये बता रहा है हमें
ऑनरशिप बताता है, मतलब ये अधिकार बताता है, किसी के ऊपर अपना मालिकाना हक बताता है। तो इसके लिए हमने यूज़ किया था, जैसे फर्स्ट पर्सन आई था तो आई के लिए अपना जो पॉजेसिव प्रोनाउन है वो यूज़ किया था अपने माइन, ये पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। और वी के लिए बात करें तो ये था अपना पॉजेसिव प्रोनाउन आवर्स। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर माय होता है या आवर होता है, तो इसको क्लियर कर देना चाहता हूं मैं कि ये अपने बाद हमेशा नाउन लेता है, और जो चीज़ अपने बाद नाउन लेती है तो वो प्रोनाउन तो होता ही नहीं है, क्योंकि मैंने बोला था कि प्रोनाउन तो हमेशा अकेला आता है, इसके जस्ट बाद वर्ब आ सकती है, इनके जस्ट बाद में अपने वर्ब का यूज़ कर सकते हैं, या फिर ये वर्ब लास्ट में यूज़ हो सकते हैं अगर नाउन पहले कहीं आ जाए तो। लेकिन ये हमेशा और हमेशा नाउन के साथ यूज़ होंगे, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। इन्हें हम बोलते हैं क्या, पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। ये पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं है, इन्हें बोलते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। इसी तरह से अपने यू को लिया जाए तो यू का पॉजेसिव जो एडजेक्टिव होता है वह होता है योर, और अगर इसका पॉजेसिव प्रोनाउन लेते हैं सेकंड फॉर्म इसका, सेकंड पर्सन का, तो सेकंड पर्सन का पॉजेसिव प्रोनाउन रहेगा अपना योर्स। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट, पॉजेसिव प्रोनाउन। और ये था, बता क्या रहा था, ये बता रहा था अपना ऑनरशिप। अब आई और वी की बात करें तो यहाँ पे था आपका माइन, और अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे था अस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अपना जो नेक्स्ट है यू, तो यू का जो पॉजेसिव प्रोनाउन किया था हमने, तो वो पॉजेसिव प्रोनाउन था अपना योर्स। योर्स तो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, और अगर बात करें कि ये अपना एडजेक्टिव होता है, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात करें तो ये रहा अपना योर। कुछ इस तरीके से पढ़ा था। इसी तरह से हमने देखा था ही का, तो ही का पॉजेसिव जो प्रोनाउन होता है वह हिज होता है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव भी अपना हिज ही रहता है। एज एग्जाम्पल उठाते हैं कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि ये पॉजेसिव प्रोनाउन है या फिर ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो इसके लिए अपने दो एग्जाम्पल लेते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, जैसे मैंने लिखा कि दिस इज हिज बुक। एक ये अपना सेंटेंस है, दिस इज हिज बुक। तो और दूसरा सेंटेंस मैं लिख रहा हूं कि दिस बुक इज हिज। दो चीजें हैं, एक है अपना दिस इज हिज बुक, और दूसरा लिया अपने कि दिस बुक इज हिज। अब क्या हुआ कि अपने ये जो नाउन थी ना, ये नाउन यूज हुई है पहले, और ये अकेला यूज हुआ है बिना नाउन के। तो जब बिना नाउन के हिज होता है तो ये अपना पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। इसको अपने क्या बोलेंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव बोला जाता है। और अगर कोई ऐसा शब्द जो हिज आता है जिसके साथ में नाउन भी दे रखा है, तो ये हिज क्या कहलाएगा, ये हिज कहलाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा, न कि ये क्या कहलाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन। तो दोनों में अपना, सॉरी, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है ये, और ये पॉजेसिव प्रोनाउन। अब दोनों में डिफरेंस मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है और प्रोनाउन क्या होता है। एडजेक्टिव में हमेशा क्या होता है, नाउन फॉलो करता है, नाउन बाद में आता है। लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन की बात करें तो उसके बाद में नाउन नहीं आती, जो नाउन आनी चाहिए वो कहीं और चली जाती है। अब इसी तरह से बढ़ते हैं, एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं।
इस एग्जाम्पल में अपने देखेंगे आई के लिए कि आई के लिए क्या राइट करना चाहते हैं। जैसे आई के लिए हमने लिखा, आई के लिए मैं लिखता हूँ आई, यह एक एग्जाम्पल लेते हैं, दीज आर माई बुक्स। यही एक छोटा सा एग्जाम्पल उठाया आपने कि, और दूसरा अगर इसी को राइट करना चाहें तो मैंने यही बोलूँगा कि दीज बुक्स आर माइन। अब दोनों में चेक करना है हमें कि कौन सा पॉजेसिव एडजेक्टिव रहने वाला है और कौन सा पॉजेसिव प्रोनाउन रहने वाला है। तो ये अपना पॉजेसिव प्रोनाउन है और कौन सा प्रोनाउन है, ये पॉजेसिव है सर। और अगर बात करें ये क्या है, तो इस माई की बात की जाए तो ये जो माई है अपना वो रहेगा पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसी तरह से अपना हिज है, इसी तरह से हर हो जाएगा, इसी तरह से दियर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले तरफ। नेक्स्ट है थर्ड वाला जो प्रोनाउन है। जो थर्ड प्रोनाउन है वो क्या होने वाला है, तो बात करते हैं अपने थर्ड प्रोनाउन की। तो जो थर्ड वाला प्रोनाउन है वो प्रोनाउन रहेगा अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बहुत इंपॉर्टेंट, आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जाता रहा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काफ़ी बार इस प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। काफ़ी ट्रेंड में है ये क्वेश्चन पूछने वाले कि रिफ्लेक्सिव का यूज़ कहाँ होता है और कैसी वर्ब के साथ होगा और कैसी के साथ में नहीं होगा। अभी करते हैं चेक। पहले तो रिफ्लेक्सिव होता क्या है, पहले तो हमें ये बात याद करनी है कि रिफ्लेक्सिव होता क्या है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए बता देता हूँ, जैसे कि अपने ये जो वर्ड है माई सेल्फ, ये अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। इसी तरह से बात करें कि आवर सेल्वेज, ये भी अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। उसी के साथ में नेक्स्ट बढ़ते हैं योर। योर दो प्रकार का रहता है, एक होता है सेल्फ और दूसरा रहता है योर सेल्वेज। दोनों के दोनों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब एक सिंगुलर के लिए यूज़ होने वाला है और दूसरा प्लूरल के लिए यूज़ होने वाला है। हालांकि यू अपने आप में सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, लेकिन जब रिफ्लेक्सिव की बात करें तो हमें सेल्फ और सेल्वेज से शो करना होता है कि कौन सा सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थर्ड पर्सन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो ही रहता है इसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा रहता है हिमसेल्फ। और उसी तरह से अगर शी की बात करें तो सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो रहता है अपना हर सेल्फ। अब शी का है अपना हर सेल्फ। उसी के बाद में जो दे है, दे का रह जाएगा आपका देम सेल्वेज और इट का रह जाएगा इट सेल्व्स इट सेल्फ। बट बहुत कम यूज़ होता है, रेयर यूज़ होता है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे जो प्रोनाउन इट का यूज़ है ना लिविंग थिंग के लिए बहुत कम रहता है, नॉन लिविंग के लिए अपने ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर लिविंग के लिए यूज़ होता है तो कब होता है ये चर्चा करेंगे आगे। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलो, तो ये था अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पूछे जाए आपसे कि क्या क्या होते हैं तो थोड़ा मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। माई सेल्फ, आवर सेल्वर्स, योर सेल्फ, योर सेल्वेज, हिम सेल्फ, हर सेल्फ और देम सेल्वेज। ये क्या रहता है, सारा का सारा अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। अब समस्या ये आती है कि सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ यूज़ होता है और कहाँ नहीं होता है। तो पहले अपनी चर्चा करते हैं रिफ्लेक्सिव की, कि एज ए एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे कहाँ यूज़ होने वाला है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, हमने लिखा कि आई विल डू इट माई सेल्फ। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने सेकंड एग्जाम्पल लिखा और ये जो सेकंड एग्जाम्पल है मैं इसको राइट करना चाहूँ तो जैसे मैंने लिखा कि शी डज
दिस वर्क हर सेल्फ, मतलब उसकी हैबिट है वो हमेशा अपना काम खुद समय करती है। तो ये जो सेंटेंसेस हैं ये इसमें रिफ्लेक्सिव का कौन सा है, तो रिफ्लेक्सिव की बात करें तो ये जो रिफ्लेक्सिव अपने हर सेल्फ है जो हमने किसके लिए यूज़ किया था, शी के लिए यूज़ किया है। आई के लिए हमने क्या यूज़ किया है, माई सेल्फ यूज़ किया है। ये दोनों के दोनों क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक इसी तरह से हमें सब्जेक्टिव केस देखने हैं और अपने सब्जेक्टिव केस के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ कर लेते हैं। जैसे एक छोटा सा सेंटेंस और देखते हैं अपने, या फिर अपने देखते हैं कि इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, तो क्यों होता है। तो अभी अपने लिए क्वेश्चन सामने आ रहा है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ क्यों होता है। तो अपने इसमें देख सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव जैसे सेकंड था अपना, और ये कुछ सेंटेंस था शी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ क्यों होता है। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा फर्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और सामने लिखता हूं वाई। आपके सामने एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्यों यूज होता है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा मैंने छोटा सा, और उम्मीद चाहूँगा कि आप इसका जैसा भी हो सके अपना रिप्लाई कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, ताकि अपने इस चीज़ को और अच्छी तरह से डिस्क्राइब करें और मैं आपको और बढ़िया बता पाऊँ। चलो करते हैं स्टार्ट यहाँ पर कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ क्यों होता है। तो इसके लिए बता दिया जाए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करने का रीज़न क्या है, कि जब सेंटेंस में क्या होता है कि उससे पहले एक चीज़ देखते हैं। फर्स्टली हमें एक चीज़ को देखना है, उसको जानना है, और उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ देखना होगा कि वर्ब है जो दो प्रकार की रहती है। अपने वर्ब की बात करें जिसका मेन हिंदी के अंदर अपने बोलते हैं इसको क्रिया बोलते हैं। तो क्रिया का बेसिकली अगर अपने अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट की बात की जाती है, अगर कर्म के आधार पे देखा जाए तो इस वर्ब को दो भागों में बांटा जाता है कर्म के आधार पर। यूज ऑफ कर्म मतलब यूज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो बात करें कि इसके अंदर एक तो ऐसी वर्ब होती है जिसे हमें जनरली तौर पर बोलना होता है ट्रांसिटिव वर्ब, और जो दूसरी वर्ब रहती है अपनी वो रहती है इन ट्रांसिटिव वर्ब। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और एग्जाम में लगभग इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता रहता है। अगर आप ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो वॉइस का कॉन्सेप्ट भी यहाँ क्लियर हो रहा है। अपने प्रोनाउन के साथ साथ वॉइस को भी सीख सकते हैं। चलो बढ़ते हैं। दो प्रकार की वर्ब होती है, एक ट्रांसिटिव और एक होती है इंट्रांसिटिव। हिंदी में इन्हें क्या बोला जाता है, इसे हिंदी में बोला जाता है ट्रांसिटिव वर्ब को सकर्मक क्रिया। ओके, इसे बोला जाता है सकर्मक क्रिया। और अगर अपने बात करें तो ये कौन सी होती है, अकर्मक क्रिया। तो ये अपनी वर्ब है, दो प्रकार की वर्ब है। मेरे ख्याल से आप इसके नाम से ही समझ चुके हो, अगर आपने हिंदी में जाना है तो, कि सकर्मक क्या होता है और अकर्मक क्या होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ कि सकर्मक और अकर्मक क्या रहता है। सकर्मक का मतलब अपने इसको देखना चाहें तो कुछ इस तरह से देख पाएंगे कि ऐसी वर्ब, सकर्मक में देखना है कि ऐसी वर्ब जिसे अपना अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। मतलब वर्ब के साथ हमेशा अपना अर्थ पूरा करना है तो यह ऑब्जेक्ट लेगी।
लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए इस इंट्रांसिटिव में, तो कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो अपने बाद डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं। कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो अपने बाद में डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट कब लेती हैं, कैसे लेती हैं, इसकी चर्चा करेंगे अपने। तो ये क्या रहेगी, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नहीं लेगी। कौन कौन सी वर्ब्स होती हैं और क्या होती हैं अभी करते हैं चर्चा नेक्स्ट से। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अपने बात कर रहे थे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ कब होता है। जैसे कि एक वर्ब लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा दे टोल्ड हिम अ न्यू स्टोरी दैट डे। एक सिंपल सा सेंटेंस लिया और एक इसी तरह से एक और सेंटेंस ले रहा हूं मैं। इस सेंटेंस में देखते हैं अपने कि मैंने लिखा दे गो टू प्ले क्रिकेट डेली। हमने यहाँ दो वर्ब्स ली। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, नंबर 3। एक एग्जाम्पल लिया आपने, या फिर इसी से ही देखते हैं कि हमने 2 वर्ब्स ले ली। पहला था दे टोल्ड हिम अ न्यू स्टोरी दैट डे। दूसरा लिखा दे गो टू प्ले क्रिकेट डेली। और मैंने इसी में 3rd एग्जाम्पल और उठा लेता हूँ कि दे गो टू मार्केट डेली। ये अपने 3 सेंटेंस लिखे हैं और हमें इन तीनों में से ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है और कौन सा सब्जेक्ट है। चलो करते हैं बात कि इसके अंदर सब्जेक्ट कौन सा आया है, ऑब्जेक्ट कौन सा आया है और कहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे सभी सेंटेंसेस की बात करें तो ये अपना जो दे है, तीनों सेंटेंसेस के अंदर कौन सा केस रहा है, सब्जेक्ट की सीट पे बैठे हैं सर। ये तीनों के तीनों बैठे हैं किस सीट पे, सब्जेक्ट पर। अब बात करें हम इन तीनों में से ऑब्जेक्ट ढूंढना है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो पहले वाले सेंटेंस में आपको पता होगा, जैसे कि ये है टोल्ड। जब टोल्ड है, हमने इससे एक क्वेश्चन किया, हुम टोल्ड, किसे बताया, तो किसे बताया, हिम को बताया, तो ये अपनी क्या रहेगी, ऑब्जेक्ट रहेगा। इसी तरह से देखा जाए टोल्ड है तो टोल्ड का जो दूसरा ऑब्जेक्ट है क्या बताया, तो ये रहेगा जी अपना ऑब्जेक्ट। मतलब इस जो वर्ब है, इस वर्ब में कितने ऑब्जेक्ट हैं, 2 ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया कि ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट को ढूंढना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, 2 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन होता है हुम और दूसरा क्वेश्चन होता है सर व्हाट। ठीक है, और जैसे ही ये वर्ब के तुरंत बाद पूछा जाता है किससे, या पूछा जाता है सर किस को, और इसका जो भी आंसर आता है वह आंसर, मतलब इन दोनों का जो भी आंसर रहता है वो जो आंसर है वही आंसर ऑब्जेक्ट होता है। आई बात सुनने, इन दोनों का आंसर है वो ऑब्जेक्ट है। अगर इन दोनों में से किसी का भी आंसर नहीं आता तो उसे अपने जो ऑब्जेक्ट नहीं माना जाता है। अब जैसे इस सेंटेंस में देखो, टोल्ड से क्वेश्चन किया हमने, व्हाट टोल्ड, क्या बताया गया, ए न्यू स्टोरी टोल्ड। और दूसरा पूछा हुम टोल्ड, किसे बताया गया, हिम को बताया गया। अगर यही सेम क्वेश्चन यहाँ करते हैं, ही गो टू प्ले, वह जाता है प्ले करने, व्हाट प्ले, क्रिकेट प्ले। एक का आंसर तो आ रहा है व्हाट का, तो मतलब ये कौन सा रहेगा, ऑब्जेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट किसका है, ये ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव का है, टू प्ले का ऑब्जेक्ट है, न कि गो का है।
गो को डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ इन्फिनेटिव का यूज़ हुआ है, तो ऐसा भी हो सकता है ऑब्जेक्टिव केस में। लेकिन थर्ड वाला जो सेंटेंस है, अगर आप यहाँ देखिएगा कि दे गो टू और क्वेश्चन करते हैं हुम गो टू, किसे गो टू, किसे गया, तो इस सेंटेंस में कोई आंसर नहीं मिलेगा। दूसरे की बात करें, वट, क्या, गो, क्या, नहीं मिल रहा आंसर, मतलब हमें हुम का और वट का आंसर नहीं मिलता। अगर इन दोनों का आंसर नहीं मिलता तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी नहीं है। इस सेंटेंस में अगर बात करें तो ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता वो क्या होता है, इंट्रांसिटिव, और जिसमें ऑब्जेक्ट होता है वो कौन सा होता है, ट्रांसिटिव, मतलब सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। अब मेरे ख्याल से आपको ये जो ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट है बहुत बढ़िया समझ में आ चुका होगा। अब बढ़ते हैं, वापस चलते हैं रिफ्लेक्सिव पे कि रिफ्लेक्सिव में ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव का क्या रोल है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट, चलते हैं अगली स्लाइड पर। तो अगली स्लाइड में अपने देखते हैं कि ट्रांसिटिव का क्या रोल है। तो हमें नोट लिखना है और एक बात समझनी है, और वो बात क्या है, वो ये बात है कि अगर सेंटेंस में, यदि जो सेंटेंस है उसके अंदर सेंटेंस में क्या दे रखा हो, ट्रांसिटिव वर्ब दी हुई है, मतलब ट्रांसिटिव वर्ब दी हुई है तो ऑब्जेक्ट तो होगा ही होगा। ट्रांसिटिव वर्ब है, सेंटेंस में ट्रांसिटिव वर्ब दी है, और ट्रांसिटिव वर्ब दी है और ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, और ऑब्जेक्ट है जो अपना नहीं दिया गया है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, क्योंकि जब ट्रांसिटिव है तो ऑब्जेक्ट तो होना चाहिए, ऑब्जेक्ट तो होना चाहिए, लेकिन सेंटेंस में नहीं दिया होता तो क्या करना पड़ता है, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर झेलना पड़ता है। मतलब ऑब्जेक्ट को, अब सब्जेक्ट ही क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब सब्जेक्ट को ही ऑब्जेक्ट के स्थान पर झेलना पड़ता है, मतलब खुद को काम करना पड़ता है जी। अब उसको काम करना पड़ता है तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि सब्जेक्ट की सीट पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की सीट पर भी सब्जेक्ट बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता। अपने ये तो नहीं कह सकते एग्जाम्पल के तौर पे कि जैसे अपने बोला कि मैंने बोला रमेश रमेश इन द मार्केट, क्या ऐसा बोल सकते हैं क्या? सॉरी, वन थिंग, रमेश सो रमेश इन द मिरर, कि रमेश सा रमेश इन द मिरर, क्या ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते सर, बिल्कुल ऐसा नहीं बोलेंगे। अगर आप ऐसा बोलते हो तो ये जो हमारा जो सेंटेंस है वो गलत होने वाला है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। तो क्या बोलना चाहिए हमें, रमेश सा ही और हिम इन द मिरर, नहीं, ये भी तो गलत हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि वर्ब के बाद सब्जेक्ट ही तो बैठ नहीं सकता, और हिम है तो रमेश खुद के लिए हिम यूज थोड़ी ना करेगा, रमेश तो किसी और के लिए, थर्ड पर्सन के लिए हिम कर रहा है, और यहाँ पर जो रमेश है वो तो खुद सब्जेक्ट है। तो क्या करना चाहिए? ऐसी कंडीशन जब भी आती है तब ये जो सब्जेक्ट है वो खुद को झेलता है और खुद ही ऑब्जेक्ट की सीट पर बैठता है, और जब ये ऑब्जेक्ट की सीट पर बैठेगा तो हमें ही या हिम की बजाय और रमेश की बजाय हमें ही का रिफ्लेक्सिव केस यूज़ करना पड़ेगा। और वो रिफ्लेक्सिव केस क्या रहेगा?
हिमसेल्फ। तो यानी जब सब्जेक्ट में ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट खुद बैठेगा ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट की जगह, तब हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव केस करना पड़ेगा यूज़। और रिफ्लेक्सिव केस में ये रिफ्लेक्सिव खुद ही सब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा होता है। जैसे रमेश सा हिमसेल्फ, इट मीन्स हिमसेल्फ किसके लिए यूज़ हुआ है, रमेश के लिए। क्लियर? ऐसी कंडीशन हो तो हमें रिफ्लेक्सिव केस का यूज़ करना होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले केस की तरफ। यहाँ कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ में हमें रिफ्लेक्सिव केस का यूज़ करना होता है और कुछ के साथ नहीं करना होता है। बने रहिए मेरे साथ, अपने करेंगे इसी का जो चर्चा आगे कुछ ही देर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट 4th नंबर की तरफ। तो 4th नंबर अपना जो प्रोनाउन है वो प्रोनाउन क्या रहने वाला है, तो जो अपना 4th नंबर जो प्रोनाउन है वो प्रोनाउन रहने वाला है सर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या, डेमोन्स्ट्रेट करता है, किसी को इशारा कर रहा होता है। जब कोई चीज़ किसी को इशारा करने के लिए अपने प्रोनाउन का यूज़ करते हैं तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव होता है। तो याद रखना है कि ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। यह एडजेक्टिव की तरह से, विशेषण की तरह से भी यूज़ होगा और प्रोनाउन की तरह से भी होगा, लेकिन दोनों में एक छोटा सा अंतर है। क्या डिफरेंस है वो अभी अपने चर्चा करने वाले हैं। चलो बने रहिए मेरे साथ। अब देखें क्या क्या होता है डेमोन्स्ट्रेटिव का। तो डेमोन्स्ट्रेटिव का पहली बात तो ये इशारा करता है, संकेत करता है। तो संकेत करता है तो इसके लिए हमें ध्यान में रखना है कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव होते कौन कौन से होते हैं। दिस है जो डेमोन्स्ट्रेटिव होता है। इसी तरह से बढ़ते हैं, जो दैट है ये भी क्या रहता है, डेमोन्स्ट्रेटिव होता है। दिस और दैट दोनों के दोनों डेमोन्स्ट्रेटिव हैं। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे तो इसी का जो प्लूरल रहता है वो रहता है दीज, और इसी का जो प्लूरल है वो रहता है दोज। तो दिस, दीज और दोज, तो ये दोनों के दोनों ही क्या रहने वाले हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन रहने वाले हैं। अब याद रखना है हमें कि जो दिस और दैट, दीज और दोज, ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इशारा कर रहे होते हैं, इंगित कर रहे होते हैं। तो ये दोनों के दोनों क्या है, प्लूरल है। नंबर बात एक कि ये दोनों के दोनों प्लूरल हैं, तो प्लूरल नाउन के लिए यूज़ होने वाले हैं। और अगर इनकी बात करें तो ये दोनों के दोनों क्या रहते हैं, सिंगुलर रहते हैं जी। एक बात, ये दोनों सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ होने वाले हैं और वो दोनों प्लूरल के लिए यूज़ होने वाले हैं। अब अपने ऊपर वाले दोनों की बात करें तो ये दोनों के दोनों किसको बताते हैं, ये दोनों के दोनों नज़दीक को बताते हैं। और ये दोनों किसको बताते हैं, ये दोनों एक दूसरे से फारनेस को बताते हैं, एक दूसरे से दूर होने को बताते हैं। मतलब कोई चीज़ दूर है जिसमें हम किसी चीज़ को छूने का सामर्थ्य नहीं रखते हैं, हम उसको छू नहीं पाते हैं, ऐसा हम शो करना चाहते हैं कि वह मेरे से दूर है, मैं उसको छू नहीं पाता हूँ। तो उसके लिए अपने दैट या जो है दोज उसका यूज़ कर सकते हैं। और दीज और इसमें हमारा जो सामर्थ्य रहता है कि हाँ ठीक है उसको अपने छू सकते हैं, नज़दीक में है, तो वहाँ पे दीज और इसका जो है दिस है इसका यूज़ हो जाता है। करते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ में और चर्चा इसकी। जैसे अपने एग्जाम्पल उठाते हैं और एक एग्जाम्पल लिखा कि जो दिस है इससे बनाते हैं कि ये कब ऑब्जेक्ट होगा, ये अपने एडजेक्टिव है और कब प्रोनाउन है। जैसे मैंने लिखा कि दिस इज माई बुक, तो यहाँ पर देखिए नाउन नहीं है, यहाँ इसके अंदर नाउन नहीं है। जब क्या होता है कि दिस, दैट, दीज, दोज के तुरंत बाद हम किसका यूज़ कर रहे होते हैं, वर्ब का, और नाउन का यूज़ नहीं करते हैं, तो ये हमारा रहता है प्रोनाउन। लेकिन अगर हम इसी सेंटेंस को कुछ इस तरीके से लिखना चाहें, जैसे कि हमने सेंटेंस लिखा यहाँ पर कि मैं लिखता हूँ कि दिस बुक इज माइन, तो ये जो दिस लिखा मैंने,
इस दिस के तुरंत बाद में, इस दिस के तुरंत बाद की बात की जाए तो ये जो दिस है ये क्या है, यहाँ पर ये नाउन आया है और नाउन से पहले जब कोई चीज़ आती है तो वो होती है सर एडजेक्टिव। मेरे ख्याल से एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों का कॉन्सेप्ट बढ़िया समझ में आ चुका होगा। अगर इस दिस, दैट, दीज, दोज के तुरंत बाद वर्ब आ जाती है तो उसे प्रोनाउन कहा जाएगा। अगर इन शब्दों के तुरंत बाद में नाउन आ जाती है तो उन्हें हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। और कौन सा एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगली तरफ, नंबर 4 की तरफ, सॉरी नंबर 5। अपना जो नंबर 5 है ये ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो इसके अंदर अपने बात करें तो ये रहता है अपना नंबर 5 डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब क्या है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, व्यष्टिवाचक। और ये क्या रहते हैं कि ये लगभग सभी में व्यष्टि को बताते हैं, बंटने को बताते हैं। जैसे कि बात करें डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर कौन कौन से रहते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रोनाउन है उसके अंदर रहता है अपना फर्स्ट, जैसे अपने बात करना चाहते हैं ईच को, ईच है जो अपना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रहता है। अगर अपने बात करना चाहते हैं ईदर की तो ये भी अपना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह से यूज़ होता है। और अगर अपने बात करना चाहें नीदर की तो ये भी अपना कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रहता है। ये कुछ 3 शब्द हैं अपने सामने, ये क्या है जो हमेशा क्या रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के लिए। अब इनके लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखने वाली बात ये है कि नंबर 1 तो ये जो तीनों के तीनों जो शब्द हैं, चाहे आपका शब्द है ईच, चाहे आपका शब्द है नीदर, चाहे आपका शब्द है ईदर, चाहे इसका प्रोनंसिएशन कुछ स्टूडेंट्स हैं आइदर और नाइदर भी बोलते हैं, वो भी बिल्कुल सही है। दोनों इंटरनेशनल डिग्रीज जो अपनी डिक्शनरीज है उनमें दोनों प्रोनाउंसिएशन है, चाहे आप आइदर नाइदर बोल रहे हो या इधर नीदर बोल रहे हो, दोनों के दोनों इन्हें सही माना जा रहा है। अब बात करें इनके बाद में हमें ध्यान में रखना है नंबर 1 कि ये होते क्यों हैं। नंबर 1 हमें ध्यान में रखना है कि इनके बाद में हमेशा और हमेशा अगर आपको यूज़ करनी है वर्ब, क्योंकि हम तो प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन के बाद में यहाँ पर नाउन तो आ नहीं सकती, आएगी तो ये प्रोनाउन नहीं रहेंगे, ये एडजेक्टिव बन जाएंगे। और कौन से एडजेक्टिव बनेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो बात करते हैं ईदर, नीदर और ईच आए तो इनके तुरंत बाद हमें यूज़ करनी होती है वर्ब। और एक बात ध्यान में रखनी है कि ये वर्ब हमेशा और हमेशा सिंगुलर यूज़ होने वाली है। सर सिंगुलर यूज़ होगी, क्यों होगी, इसी की चर्चा अभी करते हैं कि ये सिंगुलर क्यों यूज़ होने वाली है। पहले करते हैं कुछ एग्जांपल्स और फिर चर्चा करते हैं सिंगुलर क्यों यूज़ होती है। या फिर पहले देखते हैं इनका ये सिंगुलर यूज़ होने का रीज़न क्या है, तो हम डालते हैं यहाँ पे नॉट और थोड़ी सी चर्चा करनी है कि इसको सिंगुलर क्यों यूज़ करते हैं। सिंगुलर इसलिए यूज़ करते हैं कि ईच का मतलब क्या होता है कि कुछ एक स्मॉल ग्रुप, एक छोटा सा ग्रुप है और उसमें से प्रत्येक इकाई की बात हो रही है, एक इकाई की बात हो रही है। तो एक इकाई की बात हो रही है तो ईच। इधर और नीदर की बात करें मतलब ईच का यूज़ कब करते हैं, तो ईच का यूज़ होता है स्मॉल ग्रुप के लिए। और स्मॉल ग्रुप में से हमें क्या करना है, इसके लिए एवरी सिंगल और वी कैन से ईच सिंगल यूनिट को लिया जाता है। प्रत्येक सिंगल यूनिट को लेंगे तो जेन्युइन सी बात है सिंगुलर होगा। अगर बात करें इधर और नीदर की, तो नाइदर की बात करना चाहते हो आप, तो जो नाइदर है इसका मतलब होता है दो में से कोई भी एक नहीं। तो अपने यहीं से बढ़ेंगे आगे, कल इसी जो चर्चा है उसे रखेंगे जारी और इधर से स्टार्ट करने वाले हैं।
और ये प्रोनाउन की जो धारा है, ये जो सीरीज़ है लगातार इसी तरह से बहती रहेगी। और उम्मीद करता हूँ जो प्यार आपने मुझे पिछली क्लास में दिया था, जो आपका रिस्पॉन्स मुझे पिछली क्लास में मिला था, वो लगातार इसी तरह से बनता रहेगा। और उम्मीद करता हूँ कि ये आज की जो क्लास है आपकी, वो मेरे ख्याल से लास्ट वाली हमने 1.5 सेंचुरी मतलब 150 प्लस तक पहुँचे थे। आज सोच रहा हूँ कि ये आप डबल सेंचुरी तक पहुँचा दोगे। तो उम्मीदों के साथ में मैं चाहूँगा कि खरा उतरूँ और आप भी वेट करूँगा कि कहाँ तक मेरी उम्मीदों पे चलते हो। ओके, नमस्कार, मिलते हैं कल इसी समय।